नमस्कार बच्चों, हम स्टार्ट कर रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल फॉर क्लास 10th एक्सरसाइज 3.2। हम डिस्कशन करेंगे बेटा। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। 3.1 पे मैं पहले वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, आप उसको जाकर देख लीजिएगा। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं 3.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन फॉलोइंग प्रॉब्लम, हमें कुछ प्रॉब्लम्स दे रखी हैं यहाँ पर। देखिए, फर्स्ट प्रॉब्लम ये रही और सेकंड प्रॉब्लम ये रही। इनके आपको क्या है, एक लीनियर इक्वेशन फॉर्म करनी है एंड फाइंड दियर सॉल्यूशन ग्राफिकली, और हमें इनका ग्राफिकली सॉल्यूशन भी बताना है। तो देखिए, 3.1 आपके लिए इसलिए इम्पोर्टेंट था कि आपको पहले इक्वेशन को एल्जेब्रिकली उसको क्या है रिप्रेजेंट करना आना चाहिए, देन ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना आना चाहिए, जिससे अब फिर उसके सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं वो हम इसमें सीखेंगे। तो इसके लिए आप पहले 3.1 के हमारी वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा। और आपका एनसीईआरटी पोर्शन इससे सीरीज में मैं कवर कर रहा हूँ, जिससे आपको कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट समझना, लिखना और उसको डील करना कि किस तरह से ये चीज़ें हमें पेपर में जब आएंगी तो वो डील करनी है, ये आ जाए। इसलिए मैं बिल्कुल सॉल्यूशन आपके सामने रख रहा हूँ, जिससे आपकी राइटिंग स्किल भी अच्छी हो जाए, प्लस आपको आंसर शीट में लिखने का जो तरीका है वो अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम इसमें क्वेश्चन पढ़ते हैं कि 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 टू के पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स क्विज। तो ये बेटा हमारे काम का बस यही है कि टोटल स्टूडेंट कितने हैं हमारे यहाँ पर 10। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स 4 इज मोर देन द बॉयज, मतलब अगर हम बॉयज को एक्स लेते हैं तो गर्ल्स जितने भी बॉयज हैं उससे 4 मैक्स मतलब मोर देन है। ठीक है, तो बट एक कंडीशन ये भी है कि बॉयज और गर्ल्स मिलकर कितना बनेगा। टोटल 10 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया है, तो फर्स्ट इक्वेशन तो यही है हमारी कि एक्स और वाई दोनों गर्ल्स और बॉयज मिलकर टोटल तो बनेंगे 10। और इनमें से भी आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि अगर गर्ल्स 4 मोर देन है बॉयज से, तो अगर इसका मतलब क्या है कि अगर हम इन दोनों का सब्ट्रैक्ट करें तो हमें आंसर कितना मिलेगा, 4। तो यहाँ से हमारी दो कंडीशन आ गई। ठीक है बेटा, फर्स्ट कंडीशन क्या आई हमारी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, एंड सेकेंड हमारी क्या आई कि दोनों में 4 का डिफरेंस है। तो जो ज्यादा है गर्ल्स ज्यादा है तो उसको हमने y माना है। तो y माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, 4। ठीक, अब हमें क्या करना है बेटा, इनके लिए टेबल बनाना है। तो हमारी फर्स्ट कंडीशन हो गई कि x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो गया, 10, एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना हो गया, 4। अब इन्होंने क्या किया, ठीक है, इन्होंने क्या किया कि बॉय गर्ल्स को एक्स ले लिया और बॉयज को वाई मान लिया। तो हमारी ये कंडीशन चेंज हो जाएंगी कि हमारा एक्स और वाई का जो डिफरेंस है वो कितना हो जाएगा, 4। और टोटल तो वही रहेगा एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10। तो इक्वेशन में बस यहाँ पर एक चेंज आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो आप जैसा चाहें वैसे आप सॉल्व कर सकते हैं। मैंने आपको मेथड भी बता रहा हूँ और आपको प्रोसेस भी बता रहा हूँ कि कैसे लैंग्वेज को समझना है, डील करना है, जिससे आपको दिक्कत नहीं आएगी पेपर में। कि जब तक आप क्वेश्चन नहीं करेंगे प्रैक्टिस, तब तक आपको समझने के बाद, मेथड सीखने के बाद भी वो चीज़ों पे अपनी कमांड नहीं बनेगी। अब आपको इनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इनका एक टेबल जनरेट करना है। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 के लिए एक टेबल कैसे बनेगा कि आपको क्या करना है, y को इधर ले आइए तो 10 माइनस क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा। आप देखिए, अगर y को 5 रखता हूँ तो दोनों को किससे ऐड करें कि 10 आ जाए, तो 5 ही दोनों को टोटल करके तो 10 लाना है ना। अगर y 6 है तो x कितना हो जाएगा, 4। अगर y 4 है तो x कितना हो जाएगा, 6। क्लियर बेटा। सेकंड इक्वेशन को देखिए, यहाँ पर x माइनस वाई इक्वल टू 4 है, तो इस माइनस वाई को इधर ले आइए तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 4 प्लस वाई। अब अगर हम y को 1 रखेंगे तो 4 ऐड करने पे कितना हो जाएगा, x की वैल्यू 5। 0 पुट करेंगे तो 4 ही रहेगा, -1 पुट करेंगे, देखिए ये आपकी मर्जी, आप कुछ भी ले सकते हैं, तो ये कितना रहेगा, 3। ठीक है, अब क्योंकि दोनों का टोटल 10 से कम है तो आप 10 से कम ही वाली वैल्यू लेंगे ऑब्वियसली। अब इनको बस ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दीजिए कि जब आपने x की वैल्यू 4 ली, ठीक है, तो y की वैल्यू कितना था बेटा हमारा, 0। तो x की वैल्यू 4 लेने पर y की वैल्यू कितना आया था, 0। कि x, ठीक है, x इज इक्वल टू 4 माइनस वाई था ना। क्लियर, x माइनस वाई इज इक्वल टू जैसे 4 था, तो यहाँ से इक्वेशन क्या बन गई थी हमारी, x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई। ठीक है, अब यहाँ से देखिए,
तो जब आपने y को 0 रखा तो y को 0 रखोगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी 4। तो हमने x को कहाँ देखना है 4 x एक्सिस पर, और y कहाँ पर 0, तो 0 कहाँ होता है ऑन x एक्सिस y। ठीक है। अब इसको हमने क्या पुट किया 1, तो 1 पुट करने पर ये कितना हो जाएगा 5। तो ये यहाँ पर 1 चेक करना है y एक्सिस पर क्योंकि y की वैल्यू है, और आंसर x का आया 5 तो वो x एक्सिस पर चेक करना है। तो इस प्रकार इन दोनों पॉइंटों को कनेक्ट करने वाली जो लाइन है वो हमारी इस इक्वेशन की लाइन होगी। ठीक है बेटा। सेम ऐसे ही आपको इधर वाली लाइन को करना है कि जब हम दोनों का टोटल 10 आएगा तो जब हम 5 पुट करेंगे x एक्सिस की वैल्यू तो y की भी कितनी आएगी 5। जब हम इसकी वैल्यू 6 पुट करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी 4। लेकिन जब इसकी वैल्यू x की 4 पुट करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी 6, क्योंकि ओवरऑल तो 10 बनना है ना। इन पॉइंटों को कनेक्ट करने वाली लाइन ड्रॉ कर दीजिए, ये हमारी इस इक्वेशन का क्या होगा ग्राफ होगा। अब अगर आप ये समझ गए तो आपको इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको इसको केवल ग्राफिकली रिप्रेजेंट नहीं करना था, इसका आपको सॉल्यूशन भी बताना था। तो सॉल्यूशन कैसे देखते हैं, बहुत आसान है। अगर आपको ये आ गया तो ये दोनों एक दूसरे को कहीं इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर रही है वही हमारा क्या हो जाता है बेटा सॉल्यूशन हो जाता है। तो उस सॉल्यूशन में आपको क्या देखना है कि x की वैल्यू क्या है 7, और y की वैल्यू क्या है हमारी बेटा y 3। तो हमारे x इज इक्वल टू 7 एंड y इज इक्वल टू हमारा 3। ये इन दोनों इक्वेशनों के क्या हो गए बेटा सॉल्व करने के बाद सॉल्यूशन हो गया। ठीक है। तो ये दोनों कहाँ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे थे, x इज इक्वल टू 7 और y इज इक्वल टू आपका 3। ठीक है बेटा। इस तरह से सॉल्यूशन बनाते हैं। तो सबसे पहले आप 3.1 से ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना इनको सीख लीजिएगा, उसके बाद इसके सॉल्यूशन क्या होते हैं वो कैसे पता चलेगा। जहां ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे वही हमारा क्या हो जाएगा सॉल्यूशन। सेकंड इक्वेशन है द कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल, यदि हम एक्स ले लें एंड कॉस्ट ऑफ वन पेन हम क्या ले लें बेटा वाई ले लें। तो अब अकॉर्डिंग क्वेश्चन क्या कह रहा था कि 5 पेन 5 पेंसिल एंड 7 पेन की कॉस्ट उसने कितना पे किया था 50, जैसे वहां पर बॉल और बैट वाला क्वेश्चन था ना 3.1 में, बिल्कुल वैसा ही है। तो आपके लिए 3.1 को समझना अच्छे से पहले बहुत जरूरी है। तो क्वेश्चन देखिए 5 पेंसिल और 7 पेन के लिए उसने कितना कॉस्ट दिया 50, 7 पेंसिल और 5 पेन के लिए कितना कॉस्ट दिया 46। तो यहाँ पर क्या है कि अगर इस पेंसिल की कॉस्ट 1 पेंसिल की कॉस्ट x मान लो तो ये हो जाएगा 5x, और पेन की कॉस्ट अगर y मान लो तो मैं यहीं पर आपको इक्वेशन समझा रहा हूँ, तो कितना हो जाएगा 7y, और इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 50। तो फर्स्ट इक्वेशन आपको ये मिलेगी 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50। तो वहां पर वो समझाऊंगा उसके बाद सॉल्व कैसे करना है। नेक्स्ट अगर वो 7 पेंसिल लेता है तो कॉस्ट हो जाएगी 7x, और 5 पेन लेता है तो कॉस्ट हो जाएगी 5y। इन दोनों का ऐड करके जो कॉस्ट टोटल बना वो कितना बना 46। तो ये यहाँ पर मिलेगा 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। ठीक है। अब 1 पेंसिल और 1 पेन की कॉस्ट बतानी है, तो वो कैसे पता चलेगा उसके सॉल्यूशन से देख के ग्राफिकली। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अब आपको ये इक्वेशन मिल गई। ठीक है। 5x प्लस 7y या 7x प्लस 5y इक्वल टू 46, ये तो सेकंड कंडीशन की इक्वेशन है। और फर्स्ट कंडीशन की इक्वेशन हमारी यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है। ये देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 5x प्लस 7y इक्वल टू 50। तो ये दो कंडीशन है। अब इस कंडीशन से पहले इसको 7y को इधर लेके जाओ तो नेगेटिव हो जाएगा, और फिर ये 5x बचेगा इधर, तो इस 5 को भी फिर किस में ले जाना डिवाइड में। अब यहाँ पर y की वैल्यू पुट करते रहना। तो y की वैल्यू क्या है, अगर देखो मैं अपने अकॉर्डिंग रखता हूँ क्योंकि मुझे टेबल ऐसी जिसमें ज़्यादा मुझे बड़े स्केल्स पर या बड़े टेबल में नहीं ड्रॉ करना पड़े, तो क्या है y की वैल्यू जैसे 5 पुट कर दो, तो y की वैल्यू 5 पुट करोगे तो ये 35 हो जाएगा। ठीक है। 35 को 50 से सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 35 को जब 50 से सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा 15। अब इस 15 को किससे डिवाइड करना है 5 से, तो ये 3 कैसे आया समझ में आया ना। सबसे पहले 7y को इधर ले जाओ। अब इसमें जो 7y है इसमें यहाँ पर y की वैल्यू पुट करनी है, और 5 से यहाँ पर इस 5x की वजह से 5 अपॉन में आ जाएगा, और इससे क्या करना है बेटा डिवाइड। ठीक है। ये चीज आप अच्छे से समझ गए। अब आपको क्या करना है, अब जैसे सपोज करो मेरा मन कर रहा है कि y को मैं 0 पुट कर लूँ, तो 0 अगर आप पुट करेंगे तो ये 50 रह जाएगा। 50 में 5 से डिवाइड करोगे यहाँ पर ये केवल 50 रह जाएगा ना जब ये 0 पुट करोगे तो हमारा कितना आ जाएगा बेटा 10। क्लियर। तो ये चीज अच्छे से समझना है बस आपको। फिर आपको क्या करना है बेटा, अब आपको जैसे इसकी जगह 10 पुट करना है, तो ये हो जाएगा कितना 70। अगर आप y को 10 से रिप्लेस करते हैं 7 से मल्टीप्लाई करने पर ये कितना हो जाएगा 70। 70 के कारण 50 से सब्ट्रैक्ट करने पर ये कितना बचेगा -के 20।
तो माइनस के 20 में अब फिर 5 से डिवाइड करोगे तो ठीक है माइनस के 4 आ जाएगा। तो इस तरह से ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले हमें ग्राफ पर पॉइंट चाहिए और उस पॉइंट के लिए कोऑर्डिनेट चाहिए, और कोऑर्डिनेट होते हैं आपके एक्स एक्सिस की वैल्यू विद रेस्पेक्ट वाई एक्सिस की वैल्यू, ठीक है, किसी भी इक्वेशन की। तो आपको ये सबसे पहले टेबल बनाना है, ऐसे ही दूसरे इक्वेशन के लिए आपको टेबल बनाना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपको दूसरी इक्वेशन के लिए भी ये वाली इक्वेशन है, तो अब इसमें क्या कीजिए, पहले 5y को इधर ले आइए। जैसे ही आप 5y को इधर लेके आते हैं तो उधर प्लस का है, यहाँ पर कैसा हो जाएगा बेटा, यहाँ पर ये हो जाएगा, इधर आएगा तो माइनस का सब्ट्रैक्ट, इधर ऐड हो रहा है तो इधर क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या बचेगा, 7x, 7x में से 7 से क्या कर दीजिएगा, डिवाइड। ठीक है, अब यहाँ पर आप y की वैल्यू पुट कर दो, तो y की वैल्यू जैसे आप कुछ भी पुट करो, सपोज करो मैं y की वैल्यू माइनस टू पुट कर रहा हूँ, 5 2 जा 10, 10, और यहाँ पर माइनस ऑलरेडी लगा हुआ है, ठीक है, तो ये हो जाएगा प्लस। तो ये 46 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 56। तो वो 56 में फिर आपको 7 से, देखो क्या है, 46 माइनस, माइनस के 2 रखोगे तो ये हो जाएगा प्लस का 10। ठीक है, माइनस यहाँ से -2 रखोगे ना तो पहले तो माइनस के 10 बनेगा, फिर ये माइनस की वजह से क्या हो जाएगा, प्लस का 10, ये हो जाएगा 56। तो 56 में जब आप 7 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 8। तो आपको वैल्यू थोड़ा सा सोच के ऐसा रखना है जिसके आपको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने में इजी हो जाए, ठीक है बेटा। अब जैसे आप इस पे क्या कर रहे हैं, 5 पुट करें तो ये 25 हो जाएगा, तो 25 को 46 से जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 21। तो 21 को फिर 7 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 3। ठीक है बेटा, तो ये कैसे आ रहा है 3, ये समझ में आ गया। सबसे इंपॉर्टेंट होता है यही पोर्शन को अच्छे से टेबल बनाना। फिर मैं इसको 12 पुट कर दूं तो 12 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे ना, पहले y को यहाँ पर 12 पुट कर रहे हैं, ठीक है बेटा, 60 हो गया। 60 को आप क्या करेंगे, 46, अब ये नेगेटिव है बस इतना ध्यान रखिएगा, ये 46 -60 बनेगा क्योंकि हमने पॉजिटिव रखा है ना इस बार, की वैल्यू 12 की, y की वैल्यू 12 रख रहे हैं यहाँ पर, ध्यान दीजिए। ठीक है, ये हमारा कितना बचेगा बेटा, माइनस के 40, माइनस के जो 14 बचेगा, 14 जो बचेगा उसको 7 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, -2। ये टेबल कैसे बनाए, सबसे पहले ये सीखिए। अब इन कोऑर्डिनेटों की हेल्प से क्या कीजिएगा, आप ग्राफ बना दीजिएगा दोनों इक्वेशन के। वो दोनों इक्वेशन के जो ग्राफ है वो एक स्ट्रेट लाइन बनेंगे, और वो स्ट्रेट लाइन जहां भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी वही इन दोनों इक्वेशनों के क्या हो जाएंगे, सॉल्यूशन। तो एक पेंसिल की कीमत हमारी बेटा क्या हो जाएगी, 3 रुपीज, और एक पेन की कीमत हमारी क्या हो जाएगी, 5 रुपीज। ठीक है, इस तरह से हम सॉल्यूशन फाइंड करते हैं दो लीनियर इक्वेशनों के, अगर पॉसिबल होंगे तो उनके जो ग्राफ है वो एक दूसरे को क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, या फिर वो कोलिनियर लाइन बनेंगी तो सभी सॉल्यूशंस क्या होंगे, सेम होंगे दोनों के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। अब आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट होता है बेटा, ये वाला, कि आपको क्या करना है, ऑन कंपैरिजन आपको क्या करना है, ए वन अपॉन ए टू, बी वन अपॉन बी टू और C1/C2 की हेल्प से आपको ये बताना है कि ये जो इक्वेशन है, यहाँ पर देखिए पेयर ऑफ इक्वेशन मिला हुआ है, यहाँ भी पेयर ऑफ इक्वेशन मिला हुआ है, और यहाँ भी पेयर ऑफ इक्वेशन मिला हुआ है। उन इक्वेशनों में कौन सी इक्वेशन तो आपकी पैरेलल है और कोइंसिडेंट है, ये आपको बताना है। ठीक है, अब आपको देखिए कैसे पहचानते हैं। तो सबसे पहले जैसे आपको ये दोनों इक्वेशन आपको गिवन है, तो आपको जो फर्स्ट इक्वेशन है उसकी कंपैरिजन करनी है इससे, a1x प्लस b1y प्लस c1 से। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि जनरली ये जनरल इक्वेशन क्या होती है लीनियर इक्वेशन की, ax प्लस by प्लस c। ठीक है, आपको क्या करना है, ax प्लस by प्लस c में बस a1 b1 और c1, ठीक है, a b और c को a1 b1 c1 कह देना है, और उसको कंपैरिजन करना है बेटा किससे, फर्स्ट इक्वेशन से। फर्स्ट इक्वेशन से जब आप कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ से आपको देखो x का कोफिशिएंट कौन है, a1, यहाँ पर x का कोफिशिएंट कौन है, यहाँ से देखिए 5, यहाँ से b y का कोफिशिएंट कौन है, b1, और यहाँ से y का कोफिशिएंट कौन है, ठीक है, 4। तो आपको क्या करना है, बस इनको कंपैरिजन करना है। a1 किसको रिप्लेस करेगा, 5 को, b1 किसको रिप्लेस करेगा, -4 को, c1 किसको रिप्लेस करेगा बेटा, कंपैरिजन के बाद +8 को। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई। तो सबसे पहले आपको फर्स्ट इक्वेशन से
A1 B1 और C1 फाइंड करना है। तो जैसे ही आपका A1 B1 C1 फाइंड हो जाएगा, सेम वर्क आपको सेकंड इक्वेशन में करना है। लेकिन सेकंड इक्वेशन के लिए आपको एक पॉइंट याद रखना है। क्या करना है बेटा, कि वहां पर ax+by+c में a को a2 बनाना है, b को b2 बनाना है और c को c2 बनाना है। ठीक है, फिर आपको इसको कंपैरिजन करना है सेकंड इक्वेशन से। तो सेकंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट कौन है, देखिए 7, और यहाँ पर x का कोफिशिएंट कौन है, a2। ऐसे यहाँ पर इसमें b2 है y का कोफिशिएंट, और यहाँ पर y का कोफिशिएंट कौन है, 6। और ऐसे यहाँ पर देखिए आप क्या है, -9 है C2 को, जो कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, इसमें तो आपको A1 B1 C1 फर्स्ट इक्वेशन से मिल गए। फिर आपको A2 B2 और C2 हमारे सेकंड इक्वेशन से मिल गए। तो जैसे ही आपको ये सब मिल जाते हैं, तब आप ये वाले काम को स्टार्ट करेंगे कि आपको क्या करना है। उसने बोला ना A1/A2 फाइंड करना है, B1/B2 फाइंड करना है, C1 एंड अपॉन C2 फाइंड करना है। तो आप ये करना शुरू कर दीजिए। तो देखिए A1/जब A2 फाइंड करेंगे तो क्या होगा, 5 में डिवाइड करना है 7 से। B1/B2 करोगे तो -4 में डिवाइड करना है 6 से। ठीक है बेटा, तो -4 में 6 से डिवाइड करोगे तो ये कितना हो जाएगा, -2, क्योंकि ये 3 से कैंसिल होगा -2 बार, और ये 2 से कैंसिल होगा 3 टाइम, तो ये आ गया। ठीक है, अब आपको क्या है, C1/C2 करना है, तो इन दोनों का डिवाइड करना है। तो 8/-9 करना, तो 8/-9 करोगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा बेटा, C1/C2। ठीक है, अब आपको क्या देखना है, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। कौन इक्वल नहीं है, A1/A2 और B1/B2। तो क्योंकि ये दोनों इक्वल नहीं है, तो ये क्या है कि ये पैरेलल लाइन तो कभी नहीं हो सकती। ध्यान से सुन लीजिएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हमें कैसे पता चला कि ये जो लाइन है वो यूनिक सॉल्यूशन इंटरसेक्टेड लाइन है, और इंटरसेक्टेड लाइन के क्या होते हैं, यूनिक सॉल्यूशन होते हैं। और ये जो लाइन है ये इंटरसेक्ट करेंगी एग्जैक्टली वन पॉइंट पर टू ईच अदर, एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे। अगर इसमें फर्स्ट वाले दो पार्ट, मतलब यहाँ पर मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ एक बार, कि देखिए आपके पास कितनी कंडीशन होंगी। आपके पास ये कंडीशन आएगी बेटा, कि जब आप A1/A2 एंड B1/B2, तो या तो ये दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, अगर ये दोनों इक्वल हैं, ध्यान से सुनिएगा, A1/A2 एंड B1/B2 इक्वल है, तो दो कंडीशन होंगी, या तो वो पैरेलल लाइंस होंगी, ठीक है, या तो वो कोलिनियर लाइंस होंगी। लेकिन अगर वो पैरेलल है तो ये तीसरा वाला इसके इक्वल नहीं आएगा। ये दोनों इक्वल होंगे बट ये वाला इक्वल नहीं होगा। अगर ये इक्वल नहीं है तो समझ लेना पैरेलल लाइंस है, और अगर ये भी इक्वल हो जाए तो समझ लेना बेटा क्या है, कोलिनियर लाइन है। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, कि हम थर्ड वाले को इन्वॉल्व ना करें। हम केवल ये देखें कि भाई या तो ये इक्वल होगा या तो ये दोनों ही इक्वल नहीं है। अगर ये दोनों ही इक्वल नहीं है तो उनसे बनने वाला ग्राफ इंटरसेक्टेड लाइन का होगा, और इंटरसेक्टेड लाइन, लीनियर जो लाइन होती है वो किसी एक पॉइंट पर एक दूसरे को क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। तो उनका जो सॉल्यूशन होता है वो यूनिक सॉल्यूशन होता है। वो सॉल्यूशन में एक्स एक्सिस की वैल्यू क्या है और वाई एक्सिस की वैल्यू क्या है, वही उस इक्वेशन के क्या होते हैं, सॉल्यूशन। जैसे अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया या 3.1 में हमने ग्राफ बनाए, तो वहां पर हमने देखा था कि या तो इंटरसेक्ट करती है या तो नहीं करती है। ठीक है, तो ऐसे पता चलता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट है हमारा क्या, कि ये वाली इक्वेशन है। अब इसमें से भी वही काम करो कि फर्स्ट वाली इक्वेशन में से आपको A1 की वैल्यू 9 मिलेगी, B1 की वैल्यू 3 मिलेगी, और C1 की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, 12। कि आपको इसको कंपैरिजन करना है किससे, A1x प्लस B1y प्लस C1 से। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्या करना है बेटा, आप यहाँ पर देखिए सेकंड इक्वेशन की कंपैरिजन करनी है A2x प्लस B2y प्लस C2 से। और वहां पर क्या करना है आपको, y की y का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है, 6, और यहाँ पर क्या है, B2। ऐसे यहाँ पर कांस्टेंट टर्म क्या है, 24 प्लस का। तो आपको सबसे पहले इन दोनों इक्वेशनों से कंपैरिजन करके, किसका, लीनियर इक्वेशन के जनरल फॉर्म का कंपैरिजन करके आपको इस इक्वेशन को कंपैरिजन करना है इस वाली इक्वेशन से। देन आपको क्या करना है, सेकंड इक्वेशन को कंपैरिजन करना है बेटा A2x प्लस B2y प्लस C2 से, इससे। ठीक है, अब आपको इन दोनों की हेल्प से क्या करना है, A1 B1 एंड C1 के मान एंड A2 B2 एंड C2 के वैल्यू जो है आपको फाइंड करना है। ठीक है, अब जैसे ही आप ये वैल्यू पता करें, फिर आपका काम शुरू होता है कि आप A1/A2 निकालिए। तो A1/A2 का मतलब क्या, 9 में 18 से डिवाइड कर दीजिए।
तो 9 को 18 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 1/2। फिर b1/b2 निकालिए तो b1/b2 यहाँ पर देखिए कितना आ रहा है 3/6। तो 3/6 भी क्या होता है 1/2। तो देखिए मैंने कहा था ना या तो ये दोनों इक्वल आएंगे या तो ये दोनों इक्वल नहीं आएंगे। किसकी बात कर रहा हूँ मैं बेटा a1/a2 एंड b1/b2 की वैल्यू की। ठीक है, तो अगर ये इक्वल आ गए तो अब हमको देखना है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या है हमारा C1/C2। अब देखिए C1/C2 क्या है हमारा 12/24। तो ये भी हमारा क्या देगा 1/2। तो 1/2 मतलब ये सारी वैल्यू ही 1/2 आ रही है। इसका मतलब ये कैसी लाइन है कोलिनियर लाइन से। ठीक है बेटा, और कोलिनियर लाइंस के क्या होते हैं इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो ये बात रट लीजिएगा क्योंकि हमारे तीनों ही इक्वल आ रहे थे। तो ये जो लाइन है वो कोइंसिडेंट लाइन है कोलिनियर लाइंस है, और ये पेयर ऑफ कोलिनियर्स लाइन है कोइंसिडेंट लाइंस का एक पेयर है बेटा इक्वेशन। ठीक है, और इसके कितने सॉल्यूशन होते हैं इनफाइनाइटली, इनफाइनाइटली मैनी पॉसिबल सॉल्यूशंस होते हैं। ठीक है, अब देखिए आपको दो बातें पता चली। इंटरसेक्टेड में यूनिक सॉल्यूशन मतलब सिंगल सॉल्यूशन, और कोइंसिडेंट या कोलिनियर में इनफाइनाइटली सॉल्यूशन। पैरेलल में नो सॉल्यूशन। तो याद रखिएगा पैरेलल में नो सॉल्यूशन। ठीक है, पैरेलल का कोई सॉल्यूशन नहीं होता है क्योंकि वो कहीं पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते ही नहीं है। तो अगर वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे तो उनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता। ठीक है, और जो ये हमारी कोलिनियर लाइंस होती हैं इनके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं, और जो हमारी इंटरसेक्टेड लाइन होती है उनका बेटा सिंगल यूनिक सॉल्यूशन होता है, एक ही सॉल्यूशन होता है। ठीक है, ये तीन बातें आप बस ध्यान रखिएगा। अब इनको ऐसे ही आपको क्या करना है, नेक्स्ट इक्वेशन है ये, इसको मैं अब आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ कि आपको ऐसे ही किससे कंपैरिजन करना है। A1 से यहाँ पर क्या आ जाएगा 6, C1 से आपका क्या आ जाएगा -3, और C1 से आपका क्या आ जाएगा +10। आपको ये वाली इक्वेशन को पहले A1 B1 C1 की वैल्यू फाइंड करनी है, और A1 B1 और C1 की वैल्यू को फाइंड करने के बाद फिर सेकंड इक्वेशन से आपको कंपैरिजन करना है A2x प्लस B2y प्लस A2 से, और वहां से आपको किसकी वैल्यू बताएंगे A2 की। यहाँ पर देखिए y के आगे कुछ नहीं लिखा है तो आप क्या सोचेंगे 1 लिखा है, और उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी -1, और C2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 9। ठीक है, यहाँ पर A1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 6, B1 की वैल्यू -3, और C1 की वैल्यू हमारी 10। सबसे पहले आपको ये वैल्यू पुट कर लेनी है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, चलिए अब आपको वही A1/A2 फाइंड करना है, B1/B2 फाइंड करना है, C1/C2 फाइंड करना है। तो आपको यहाँ पर दिख पा रहा होगा कि A1/A2 करोगे तो मतलब 6 में आपको 2 से डिवाइड करना है, तो 2 3 जा 6 हो जाएगा। ऐसे फिर इसमें दोनों में -1 में -3 से डिवाइड करना है, तो हमारा ये भी 3/1 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए 10 में जब 9 से डिवाइड करोगे तो इसमें क्या कंडीशन मिली आपको, फर्स्ट टू पार्ट तो इक्वल है लेकिन थर्ड पार्ट इक्वल नहीं है। और ये कंडीशन मैंने किसकी बताई थी पैरेलल लाइंस की, और पैरेलल लाइंस की कंडीशन है का मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, नो सॉल्यूशन, फाइनाइटली नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा भी होगा देख लीजिए आप, ये पैरेलल लाइंस का है। ठीक है, और ये पैरेलल लाइंस का ये कहीं नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। ठीक है, एट एनी पॉइंट देयर इज नो पॉसिबल सॉल्यूशन। ठीक है बेटा, तो इस तरह से हम क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहला काम है A1 B1 C1 और A2 B2 C2 फाइंड करना, देन उनका डिवाइड करना। ठीक है, ये आप अच्छे से समझ लीजिए तो आप बता सकते हैं कि जब इनका ग्राफ बनेगा तो उस ग्राफ से कैसी इक्वेशन हमें मिलेगी। ठीक है, अब ये आपकी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है, देखिए आप तो पेयर ऑफ इक्वेशन ये भी आपका यहाँ पर। ठीक है, और ऐसे यहाँ पर आपको कितने क्वेश्चन दे रखे हैं 5 क्वेश्चन में आपको यही बताना है कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट क्या होती है। तो मतलब कौन सी हमारी जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट है और कौन सी इनकंसिस्टेंट है। तो पहले मैं आपको बता दूं कि कंसिस्टेंट इक्वेशन कौन सी होती है और इनकंसिस्टेंट इक्वेशन कौन सी होती है बेटा। ठीक है बेटा, देखिए सबसे पहले आपको समझना है कि कंसिस्टेंट मीन्स क्या है। कंसिस्टेंट की हिंदी होती है संगत। अब अगर आप इंटरसेक्टेड लाइन को देखें तो ये अगर ऐसे सोचिए तो दोस्त हैं, और ये दोस्त एक दूसरे के कभी भी टच में आए, दो लोग हैं और ये कभी भी एक कुछ टाइम के लिए भी अगर एक दूसरे के टच में आए, संगत में आए, ठीक है, तो ये कंसिस्ट हुए। ठीक है, अगर जैसे आप देखिए कि दो पीपल है वो हमेशा ही एक दूसरे के साथ रहते हैं, तो वो कब होंगे जब वो कोलिनियर लाइन क्या है, दो दोस्तों को सोचिए, दोस्त हैं दोनों लाइन,
और ये हमेशा ही साथ रहते हैं, तो ये तो हमेशा ही क्या होंगे, कंसिस्ट होंगे ना, कंसिस्टेंट होंगे। ठीक है, अब ये जो पैरेलल लाइंस है, ये दो इंसान तो हैं, बट ये दोनों कभी साथ नहीं आते हैं, तो इसको इस ट्रिक से आप याद रख सकते हैं। ये क्या हो गए, कंसिस्टेंट हो गए, मीन्स आपके ये जो है दोनों कभी भी एक दूसरे से मिलते नहीं है, संगत में नहीं आते हैं। तो क्या कहते हैं ना कि बेटा संगत का असर पड़ता है, तो ये कुछ एक टाइम के लिए संगत में आते हैं, ऐसे सोच लीजिएगा। तो ये कंसिस्टेंट कौन कौन है जो कभी भी एक दूसरे की संगत में आते हैं, तो इन तीन की होती है, सुसंगत एंड असंगत। तो जो संगत में ही ना है वो पैरेलल लाइंस है। तो अगर आपको ये पता चल गया है ऊपर वाली क्लासेस क्वेश्चन से कि पैरेलल लाइंस कैसे पता चलती हैं, तो पैरेलल लाइंस की कंडीशन क्या थी कि आपका A1 और बी, A1/A2 एंड B1/B2, ये वाले दोनों तो इक्वल होंगे, बट जो हमारा थर्ड वाला पार्ट है वो C1/C2 वो इक्वल नहीं होता। तो ये पैरेलल लाइंस की कंडीशन है। और इसमें क्या होता है कि फर्स्ट इसमें तो ऑल पार्ट्स इक्वल होते हैं। ठीक है, ठीक है। तो कोलिनियर वाले में ऑल पार्ट्स इक्वल होते हैं, और इंटरसेक्टेड वाले में फर्स्ट टू पार्ट इक्वल नहीं होते। तो ये जो दो हमारी लाइंस हैं, कौन कौन सी बेटा, कोलिनियर या इंटरसेप्टेड जो लाइन है, या मैं आपको कहे कोइंसिडेंट और जो इंटरसेप्टेड लाइंस का जो हमारा ग्राफ है, या जो एक पेयर ऑफ इक्वेशन है, वो हमारे कंसिस्टेंट इक्वेशन कहलाते हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। एंड अगर आपके पैरेलल लाइंस है तो वो इनकंसिस्टेंट है। तो ऐसे याद रखिएगा, पैरेलल लाइंस इनकंसिस्टेंट, पैरेलल लाइंस इनकंसिस्टेंट, मतलब पैरेलल लाइन एक दूसरे की कभी संगत में नहीं आए, वो दो दोस्त से हमेशा अलग रहे, दो इंसान हमेशा वो अलग रहते हैं, तो वो इनकंसिस्टेंट है दोनों। ठीक है, ऐसे याद रख लीजिएगा ये ट्रिक से, ये दोनों कभी एक दूसरे के संगत में नहीं आते, तो वो इनकंसिस्टेंट है। चलिए अब हम क्वेश्चन कर सकते हैं। तो बस काम तो बेटा वही है कि आपको क्या करना है, फर्स्ट इक्वेशन से A1/A2, मतलब आपको, अब मैं एक और ट्रिक बताऊंगा कि आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि क्या है, आपको एक्स के कोफिशिएंटों को डिवाइड कर लेना है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि ये कैसे कर रहे हैं हम। ठीक है, तो आपको क्या कर लेना है बेटा कि एक्स वाले कोफिशिएंटों का डिवाइड कर दीजिए। तो एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पर देखिए क्या है, 4/3। इसका डिवाइड कर दीजिए किसमें, 2 में डिवाइड कर दीजिए, ऐसे 2, ये वाला जो है इसको वाई वाले का डिवाइड कर लीजिए, और जो आपके यहाँ पर कांस्टेंट टर्म्स हैं इनका आपस में डिवाइड कर दीजिए। तो यही तो हमारा A1/A2 एंड B1/B2 एंड C1/C2 बनता है। ठीक है, अब इनसे देखिए क्या आंसर आ रहे हैं। तो यहाँ 3 में देखो 4/3/2। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। इसे हम ऐसे पढ़ेंगे 2/1। चलो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। क्या आपको क्या करना है कि 4/3 डिवाइडेड बाई 2/2 से डिवाइड करना है, बट उसको 2/1 ऐसे बोलिएगा। 1 की मल्टीप्लाई आप इसमें करेंगे 4 में, और 2 की मल्टीप्लाई किसमें करेंगे 3 में। तो ये जो 3, ये 2 जब ऊपर आएगा तो ये 4 को कैंसिल कर देगा, तो 4 को कैंसिल करेगा तो कितना हो जाएगा, 2/3। ठीक है बेटा, अब इन्होंने क्या किया कि पहले इसको डिवाइड इससे कर दिया, तो ये हो जाएगा 3/2। तो फिर याद रखना नीचे वाले से ही अब उसका में यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर देखिए 3 में डिवाइड करना है किससे, अच्छा ये इसने यहाँ पर कर, अच्छा ये ठीक लिखा, चलिए सही कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। 4/3 में डिवाइड किया जब 2 से, तो कितना आ गया, 2/3, वो हमारे यहाँ से जो आ रहा था। ठीक है, अब आप देखिए फिर इसने क्या किया, 2 में 3 से डिवाइड करोगे तो ऑब्वियसली 2/3 आएगा। यहाँ पर देख पा रहे हो आप, 2 में 3 से डिवाइड करोगे तो ये कितना आएगा, 2/3। क्लियर, अब 8 में 3 से डिवाइड करो, 8 में 12 से डिवाइड करो, तो ये 4 से कैंसिल हो जाएंगे दोनों ही। 4 से कैंसिल होगा ऊपर वाला 2 बार, और नीचे वाला ये 3 टाइम। तो हमारे देखिए तीनों जो रिजल्ट है वो क्या आ रहे हैं, 2/3, 2/3 एंड 2/3, और ये तीनों सेम आते हैं, तो क्या होता है, ठीक है, कोलिनियर लाइंस होती है बेटा। ठीक है, तो वो क्या होती है, वो तो कंसिस्टेंट होती है। तो किस तरह से हमें ये पता चलता है। सो अब इसमें क्या बोला है कि ये क्योंकि कोइंसिडेंट लाइन का एग्जाम्पल है, और कोइंसिडेंट लाइन जो है हमारी वो कैसी होती है, वो हमारी कंसिस्टेंट होती है बेटा। ठीक है, क्लियर। तो ऐसे पता करते हैं, आपको इक्वेशन देगा, उनसे A1/A2 B1/B2 C1/C2 फाइंड कीजिए, और फिर इससे इस कंडीशन से आपको पता चल जाता है कि वो कोइंसिडेंट है, पैरेलल है, या इंटरसेक्टेड है। उसके बिहाफ पर आपको मैंने फिर से रिपीट कर देता हूँ, अगर इंटरसेक्टेड या कोइंसिडेंट लाइन आती है तो कंसिस्टेंट है, रट लो ये बात अच्छे से। और अगर पैरेलल आती है तो इनकंसिस्टेंट है, बस इतना याद रखिएगा। चलिए, ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि इनमें भी आपको यही कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट बताना है।
और इनका ग्राफ से सॉल्यूशन भी बताना है। तो आपको ग्राफिकली सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं वो तो ऊपर हम एक्सरसाइज में क्वेश्चंस में समझ चुके हैं। तो पहले इसको कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट के लिए बात करते हैं। तो मैंने क्या कहा कि आप क्या डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि एक्स वाले की एक्स वाले से डिवाइड कर दो। तो वन में टू का डिवाइड होगा, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है वाई के आगे क्या लिखा हुआ है? कुछ नहीं, तो वन। इस वन का किस में डिवाइड कर दो? टू में। तो 1/2 एंड 1/2 दो आंसर आ गए हमारे, 1/2 एंड 1/2। तो ये कैसे आया अब तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। फिर 5 में कांस्टेंट टर्म का कांस्टेंट टर्म में डिवाइड करना है। जब 5 में 10 से डिवाइड करोगे तो भी क्या रहा है? 1/2। दैट मीन्स ये भी क्या है हमारी कंसिस्ट है, क्योंकि ये कोइंसिडेंट लाइंस के पेयर है। ठीक है। अब आपको नेक्स्ट ऐसे ही सवाल में डायरेक्ट कर सकते हो अब तो आप। ठीक है, ये मेथड समझना था, मेथड समझ गए, किन किन बातों को ध्यान रखना था वो मैंने बता दिया। अब आप देखिए यहाँ पर क्या है? 1, और यहाँ पर क्या है बेटा? 3। तो 1/3, यहाँ पर क्या है? -1, और यहाँ -3। तो -1/3, तो ये भी 1/3 और 1/3 हो गया। 1/3 फर्स्ट पार्ट से आएगा, सेकंड डायरेक्ट आंसर बता सके बस उसको फिर अच्छे से लिखना सीख लेना। और यहाँ पर फिर कांस्टेंट टर्म क्या है? 8 में 16 से डिवाइड करो। तो देखिए आप 8 में जब 16 से डिवाइड करोगे तो फर्स्ट टू पार्ट का आंसर तो आ रहा है 1/3 और इस वाले पार्ट का जो आंसर आएगा वो आएगा 1/2। फर्स्ट टू पार्ट तो इक्वल है, लेकिन ये वाला पार्ट हमारा क्या है बेटा? इन दोनों से डिफरेंट है। ठीक है। तो हमारा 1/2 जो आएगा इधर से, इसका मतलब ये किसका एग्जाम्पल है? तो जब दो पार्ट्स फर्स्ट वाले इक्वल हों लेकिन थर्ड पार्ट इक्वल ना हो तो वो पैरेलल लाइंस होती है। और पैरेलल लाइंस कैसी होती है? इनकंसिस्टेंट। अब इनका ग्राफिकली आंसर भी देने हैं। तो फिर फर्स्ट इक्वेशन के लिए ग्राफ बनाइए, सेकंड इक्वेशन के लिए ग्राफ बनाइएगा ऊपर वाली एक्सरसाइज में। और एक्सरसाइज 3.1 में मैंने यही सब अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो अगर वो कोलिनियर है, देखो दोनों लाइन कोलिनियर थी तो एक ही ग्राफ बनेगा, एक ही लाइन बनेगी दोनों इक्वेशन के लिए। वो यहाँ पर दिखा रखा है, इसको आप अच्छे से खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी और मैं नहीं चाहता आपके बोर्ड एग्जाम्स में आपका टाइम वेस्ट हो। तो क्या करना है? आपकी इक्वेशन थी x+y=5। तो आपको क्या करना है? पहले y को इधर लेके आ जाना है। अब ये y को रिप्लेस करते हैं किससे? 1 2 3 से। तो आपको 1 रखोगे तो x की वैल्यू 5 को से 1 कम करोगे तो 4 आ जाएगा। यहाँ पर 2 रखोगे तो 3 आ जाएगा, और 3 रखोगे तो 2 आ जाएगा। ऐसी अब दूसरी इक्वेशन आपकी क्या बनी थी हमारी? 2x+2y=10 था। वहां पर देख लीजिएगा, आपको यहाँ पर देखो, तब जब जब भी तो डिवाइड कर, ये रहा 2x+2y=10। ठीक है। तो अब इसके लिए भी ग्राफ बनाओ। इसके लिए भी ग्राफ बनाओगे तो कैसा बनेगा? देखिए यहाँ से पहले इस 2y को इधर ले जाओ, तो ये कितना हो जाएगा? -2y, और इस 2x बचेगा ना यहाँ पर, फिर बस उस 2 से डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा हमारा। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, y की जगह जब तुम 1 पुट करोगे तो ये हो जाएगा। 10 में से 2 कम करोगे 8, 8 को 2 से डिवाइड करोगे 4। तो 10 से जो यहाँ पर वैल्यू पुट कर रहे हो y की, तो 1 पुट करने पर कितना आ गया? 2। तो 1 पुट करने पर 2 आ गया, और 2 को 10 से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा? 8। और 8 में 2 से डिवाइड कर दोगे तो बेटा कितना आ जाएगा? 4। ऐसे फिर 2 पुट करोगे तो यहाँ कितना हो जाएगा? 4। 4 को जब 10 से सब्ट्रैक्ट करोगे तो 6। 6 में 2 से डिवाइड करोगे 3। ये चीज आपको समझ में आई कैसे करते हैं? ठीक है। अब इन दोनों को ग्राफ पे, बस इन दोनों जो भी ये कोऑर्डिनेट बने इनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दीजिएगा। तो ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करना है कि जब x बराबर 1 4 था तो y इज इक्वल टू कितना आया था? 1। तो x इज इक्वल टू 4 पर y इज इक्वल टू कितना आया था? 1। ठीक है। तो आप नाइन्थ की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और 10th में 3.1 में ये सब मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इनको अच्छे से देख के ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना और फिर इनके सॉल्यूशन बताना ग्राफ की हेल्प से। ये सब आपको तभी आएगा जब आप ये सारी चीज़ें एक साथ बैठ के शांति से फोकस करके स्टडी करेंगे। ठीक है बेटा। चलिए, ऐसे ही आपको 3 पुट करने पर x की वैल्यू, 3 पुट करने पर y की वैल्यू कितना मिला था? 2। क्योंकि x+y=5, अरे टोटल 5 आ रहा है तो 5 कब आएगा? 1 पुट करोगे तो 4 आएगा, 2 पुट करोगे तो 3 आएगा, 3 पुट करोगे तो 2 आएगा। ठीक है। इसको ड्रॉ कर दीजिए। तो इससे हमें क्या है? दोनों इक्वेशन से सेम ग्राफ मिला। इसका मतलब हमारा जो आंसर है वो सही था कि कोलिनियर लाइंस हैं और कोलिनियर लाइन कंसिस्टेंट होती है। ठीक है। यहाँ पर भी सेम आपको यही आपको दिख रहा है। एक्स के आगे यहाँ पर 1 है, यहाँ पर -1 है, और यहाँ पर कितना है? ये तो मैंने अभी आपको ये ऊपर करके दिखा दिया कि 1/3 एंड क्या आ रहा है? 1/2। अब इसको, क्योंकि ये वाली कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, ये कैसी है? पैरेलल लाइंस है। पैरेलल लाइंस कैसी होती है? इनकंसिस्टेंट। ठीक है। अब आप इसको जो है ये वाली इक्वेशन को सॉल्व कीजिए। ये इक्वेशन क्वेश्चन नंबर 3 है।
तो यहाँ पर x में 2 में 4 से डिवाइड होगा, और यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है तो क्या मानेंगे, 1 में -2 से डिवाइड होगा। ठीक है, और यहाँ पर -6 और -4 है, तो यहाँ पर 2 में 4 से डिवाइड होगा तो 1/2, -1 में 2 से डिवाइड होगा। समझ रहे हो ये वाली कंडीशन जो, और ये वाली कंडीशन हमारी फर्स्ट से। और 6/4 करोगे तो यहाँ पर 3/2 आएगा। तो आप देखिए ये तीनों ही डिफरेंट है, तो तीनों ही डिफरेंट है तो हमें तो फिर फर्स्ट टू देखने होते हैं ना। अगर फर्स्ट टू डिफरेंट है इसका मतलब ये इंटरसेक्टेड लाइन का क्या है, इक्वेशन है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर इंटरसेक्टेड टू ईच अदर। और ये 1 पॉइंट पर एक एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, तो फिर इनका ग्राफ बनाइए। तो ग्राफ कैसे बनेगा देखिए, तो हमारी इक्वेशन थी 2x प्लस वाई -6 इज इक्वल टू 0। तो आपको क्या करना है, पहले तो 6 को इधर ले जाओ तो ये हो जाएगा इक्वल टू +6। फिर इस y को इधर ले जाना तो वो हो जाएगा -y। तो ये इक्वेशन हमारी, अच्छा y को नहीं लेना जाना चाहते तो 2x को ले जाइए, तो यहाँ पर 2x को लिखा हुआ है तो वो भी आप कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर x की जगह रिप्लेस कीजिए जो आपका मन करे। तो x को जैसे 0 लोगे तो ये 6 बचेगा y की वैल्यू, x को 1 लोगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 कम करने पर, 6 में से 2 कम करो 4, x को 2 पुट करोगे तो ये 4 हो जाएगा, 6 से कम करोगे तो कितना बचेगा 2। ये पॉइंट मिल गए, इन पॉइंट को बस ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। ऐसे ही आपकी दूसरी इक्वेशन क्या है बेटा, 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले इस -4 को आप इधर ले जाइए। ठीक है, या एक काम कर सकते हैं, आपको बेटर ट्रिक बता रहा हूँ कि -2y को इधर ले जाओ तो ये माइनस का इधर जाएगा तो पॉजिटिव, और ये 2 को फिर अपॉन में ले आना। तो ये हमारा फर्स्ट टू पार्ट 4x और -4 ये यहीं पर रहेंगे, बस 2y को इधर ले जाना। तो जब 2y को इधर लाओगे तो ये प्लस का 2y हो जाएगा, और फिर 2 से क्या कर देना, डिवाइड। यहाँ से मुझे इक्वेशन y में बनानी है। ठीक है, जैसे ही y में इक्वेशन बनेगी, अब इनकी वैल्यू पुट कर लो। तो x को 1 पुट करोगे तो ये 4 -4 0 हो जाएगा, डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर 2 पुट करो तो 4 2 जा 8, 8 में से 4 गए तो 4, 4 में 2 से डिवाइड करोगे तो 2 आ जाएगा। 4 बचेगा ना वहाँ पर 8 बनने के बाद। ठीक है, तो 4 में 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 2। कैसे ही आंसर बनते हैं ये तो आप समझ ही गए होंगे। ठीक है, बोर्ड क्लास में आ गए हैं तो इतना तो आपको कंफर्म है ही। अब x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3 पुट करो तो 12 होगा, 12 में से 4 कम कर सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना बचेगा बेटा, 8। अब वो जो 8 है उसको 2 से डिवाइड भी तो करना है, तो देन क्या आ जाएगा, 4। अब आपको 0 6 1 4 2 2, 0 6 1 4 2 2 याद रखिएगा, 0 6। 0 6 मतलब x एक्सिस पर 0 और y एक्सिस पर 6, 1 4 x एक्सिस पे 1 एंड y एक्सिस पे 4, 2 2। ये हमारा इस तरह से 3 पॉइंट बन गए। अब इन तीनों पॉइंटों को हमें क्या करना है, मिलाने वाली एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो ये तो हमारी इस इक्वेशन की लाइन हो गई। सेकंड इक्वेशन के हमारा जो पॉइंट थे पहले उनको याद कर लेते हैं, चलो। 10 2 2 3 4, 10 2 2 3 4, 10 1 0 मतलब x एक्सिस पर 1 और y एक्सिस पर 0, 2 2 यहीं पर होगा। और 3 4 तो x एक्सिस पर 3 एंड y एक्सिस पर 4, यहाँ पर देख पा रहे हो, y एक्सिस पर 4 और x एक्सिस पर 3, इनको मिलाने वाली लाइन। अब ये दोनों कहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगे, 2 2 पर। तो यही हमारा क्या हो जाएगा बेटा, सॉल्यूशन। जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था इसी तरह से किया था। ठीक है, तो 2 2 हमारा क्या हो जाएगा, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन। क्लियर। नेक्स्ट आपकी ये दोनों इक्वेशन दी हुई हैं, जैसे आपको क्या करना है, एक्स वाले को एक्स वाले से डिवाइड, वाई वाले को वाई वाले से डिवाइड, और कांस्टेंट टर्म को कांस्टेंट टर्म से, कोफिशिएंटों को डिवाइड करना है, एक्स के कोफिशिएंट को एक्स के कोफिशिएंट से, यहाँ पर इस इक्वेशन के वाई के कोफिशिएंट को वाई के कोफिशिएंट से, और कांस्टेंट टर्म -2 को -2 से। तो ये दो इक्वेशन आपको दे रखी हैं, इनको फिर वही a1/a2 फाइंड करना है, b1/b2 फाइंड करना है, एंड c1/c2 फाइंड करना है। अब आप क्या देख पा रहे हैं कि 2 में 4 से डिवाइड किया है, यहाँ पर देख रहे हो 2 में 4 से डिवाइड, तो हमारा कितना आ गया, 1/2 है। -2 में -4 से डिवाइड करोगे तो ऑब्वियसली माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से भी क्या आ गया, 1/2। तो फर्स्ट टू पार्ट इक्वल है और थर्ड पार्ट इक्वल नहीं है। तो थर्ड पार्ट इक्वल नहीं है तो कैसी लाइन होगी, पैरेलल। पैरेलल कैसी होती है, इनकंसिस्टेंट। तो इसका कोई पॉसिबल सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, तो उसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट भी नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा, ये अच्छा क्वेश्चन है, आप देखिए कैसे करना है। हाफ द पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल गार्डन। एक रेक्टेंगल गार्डन है और उसका हमें क्या लेना है, पैरामीटर का हाफ। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इसका पैरामीटर होता क्या है। तो अगर इसकी लेंथ L है और इसकी ब्रेथ B है, ऐसे ध्यान रखिएगा,
तो इसका पैरामीटर क्या हो जाएगा? पैरामीटर होता है 2l प्लस बी, याद रखिएगा। अब इसका हाफ करना है तो सीधी सी बात है मेरे भाई, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा जब तुम हाफ करोगे। तो बस यहाँ से तुम्हें क्या मिला वो मैंने आपको बता दिया इस एक पॉइंट से, ठीक है। whose length is 4 more than its breadth, अगर ये b है तो लेंथ हमारी कितनी हो जाएगी बेटा? b प्लस 4, मतलब इससे 4 ज्यादा, ठीक है। 4 मोर देन ब्रेथ विथ, ठीक है, इससे इज 36। और ये इसने बता भी दिया कितना है बेटा, 36। तो मतलब 36 है इसकी लेंथ, तो ये कितनी होगी? 32। फाइंड द डायमेंशन ऑफ गार्डन। तो भाई ये कितना सिंपल क्वेश्चन है। अब आप देखिए, आपको यहाँ से क्या करना है कि इन दोनों का डिफरेंस, मतलब लेंथ को x मान लो या ब्रेथ को x मान लो एंड लेंथ को y मान लो, तो इन दोनों में डिफरेंस कितने का है? 4 का। और इन दोनों का टोटल कितना आ रहा है बेटा? 36। अभी बताया ना उसने कि क्या करना है कि लेंथ प्लस ब्रेथ, अच्छा वो पैरामीटर दिया है, ठीक है। तो लेंथ प्लस ब्रेथ का पैरामीटर का हाफ 36 है। पैरामीटर का हाफ, तो पैरामीटर क्या हो जाएगा हमारा? लेंथ प्लस ब्रेथ का डबल। लेकिन जब उसका हाफ करना है तो वो क्या है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा? 36। ठीक है बेटा, तो हमें एक बार फिर से क्वेश्चन में आपको स्टडी करा देता हूँ, देखिए। हाफ द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल गार्डन, तो इस रेक्टेंगल गार्डन का हाफ क्या है? हुज लेंथ एंड मोर देन 4 मोर देन इट्स विथ, तो इसकी जो लेंथ है वो विथ से कितनी है बेटा? 4 मोर देन है। तो इसने बीच में ये कंडीशन लगा दी, तो इस कंडीशन को अगर तुम बीच में से हटा दो, सोचो कि ये यहाँ पर है ही नहीं, तो वो सीधा सीधा क्या बता रहा है? हाफ द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल गार्डन इज 36, मतलब वो इस गार्डन के हाफ पैरामीटर को 36 बता रहा था। बीच में उसने वो बात ऐड कर दी, ठीक है। तो बस आप इसको फोकस कीजिए। अब डायमेंशन बतानी है, तो डायमेंशन बताने के लिए क्या करना है? इसके दो इक्वेशन बना के सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। पहले इक्वेशन क्या बनेगी कि इनकी लेंथ और ब्रेथ विथ में क्या डिफरेंस है बेटा? 4 का। और इसके हाफ ऑफ पैरामीटर मतलब लेंथ और ब्रेथ के टोटल जो सम करके आएगा वो 36 है। अब इन दोनों इक्वेशन के लिए पहले टेबल बनाओ। तो यहाँ पर क्या करो, इस x को इधर ले जाओ। तो x को इधर लेके जाओगे तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 4 प्लस एक्स। वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा? 4 प्लस एक्स। क्लियर? 4 प्लस एक्स जो हमारा बना बेटा ये, इसमें अब x की वैल्यू पुट करो, y की वैल्यू मिलती रहेगी। तो x की वैल्यू 0 पुट कर दिया तो y की वैल्यू 4 आ जाएगा। समझ में आया? x की वैल्यू 8 पुट करोगे, 4 ऐड कर दो तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12। x की जगह 12 पुट कर दो तो ये y की वैल्यू 16। अब इसमें थोड़ा सा दिमाग लगा लो मेरे भाई, सेकंड इक्वेशन में y प्लस एक्स इज इक्वल टू 30x है, तो क्या करना है? इस x को इधर ले जाओ तो एक इक्वेशन हो जाएगी y इज इक्वल टू 36 माइनस एक्स। पहले इक्वेशन बनाना है, बस उनको फिर टेबल में रिप्रेजेंट करना है और उसके बाद ग्राफ बनाएंगे। तो अगर x की वैल्यू 0 है तो y तो 36 ही रह जाएगा, लेकिन अगर x को ही 36 कर दो तो y क्या हो जाएगा? 0। और अगर इसको 16 पुट कर दो तो y की वैल्यू, सीधी सी बात है, दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? 20 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको इन पॉइंटों को 0 4 8 12 और 12 16, देखिए इनको यहाँ पर दिखाओ। 0 4 कहाँ होगा? 0 और वाई एक्सिस पर 4, ये रहा, दिख रहा है। फिर 8 और 12, तो 8 एक्स एक्सिस पर 8 और वाई एक्सिस पे मेरे भाई 12, ये रहा, ठीक है। और थर्ड हमारा क्या है? 12। अब इन्हीं दोनों की नीड है वैसे, तो इन दोनों को कनेक्ट करते हुए एक लाइन बना दीजिए प्रॉपर। ये लाइन बन गई, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन की लाइन हो जाएगी। सेकंड इक्वेशन में क्या था कि जब x की वैल्यू 0 थी तो y की वैल्यू 36 थी, क्योंकि दोनों का टोटल 36 है। तो जब एक 0 होगा दूसरा 36 हो जाएगा, जब दूसरा 36 होगा, x 36 होगा, तो y क्या हो जाएगा? 0। तो बस इन दोनों पॉइंटों को मिलाने वाली लाइन ड्रॉ कर दो। अब ये जहां पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे वही हमारे क्या हो जाएंगे बेटा? सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन क्या होगा यहाँ पर देखो, तो ये 12 और 20 के बीच में आ रहा है, मतलब 16, और ये कहाँ पर जा रहा है? 20 पर। तो हमारा आंसर होगा 16, 20। क्लियर? इस तरह से हम इक्वेशनों को, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशनों के सॉल्यूशन ग्राफिकल मेथड की हेल्प से बेटा फाइंड करते हैं। अब आपको देखिए यहाँ पर इनमें से क्वेश्चन नंबर 6 क्या, गिवन ए लीनियर इक्वेशन। अब ये एक इक्वेशन है, इसकी एक और इक्वेशन आपको लिखनी है जो टू वेरिएबल में हो
और वो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन देना है कि पेयर जो बने इसके साथ उस इक्वेशन का जो आप अपनी तरफ से लेंगे, वो या तो कैसा हो बेटा, इंटरसेक्टेड लाइन हो, या तो पैरेलल लाइंस हो, या तो कोइंसिडेंट लाइन हो। तो फर्स्ट पार्ट में आपको एक ऐसी इक्वेशन लिखनी है जिसमें इंटरसेक्टेड हो। फर्स्ट पार्ट इंटरसेक्टेड की कंडीशन क्या है कि a1/a2, मतलब अगर आपका a2 है तो अगर ये यहाँ पर आप क्या ले रहे हैं, 4 ले रहे हैं, तो यहाँ 3/6 मत लेना, बस 6 को छोड़कर कुछ भी ले लेना, क्योंकि a1/a2 नहीं इक्वल हो सकता किसके, b1/b2 के। तो ये तो ऑलरेडी हमारे पास है, देख रहे हो आप, 2 और 3। तो आप यहाँ 4 ले सकते हो। उस अगर यहाँ 4 ले रहे हो तो बस यहाँ 6 मत लेना, बाकी कुछ ले लेना। तो ये वाली कंडीशन को आपको ध्यान में रखना है। तो जैसे उसने कहा, अब हो सकता है जैसे इसने क्या किया, 2 ले लिया, तो मर्जी है। तो अगर आप यहाँ 2 ले रहे तो a1/a2 आपने ये बना लिया, तो भाई यहाँ पर 3 नहीं ले सकते, बस आप 3 को छोड़कर आप कुछ भी ले लीजिए, वो आपको क्या देगा, इंटरसेक्टेड लाइन देगा, इन दोनों की पेयर ऑफ इंटरसेक्टेड लाइन। तो इसने क्या किया कि इसको एक नए फॉर्म में लिख दिया। 3 नहीं लेना था ना, तो 2x तो ले लिया, ठीक है, 2x ले लिया, बस 3 नहीं लिया। यहाँ पर 3 की जगह क्या ले दिया, 4। और ये बाद वाले से कोई ये 8 भी ले लोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है बेटा, क्योंकि अब आप इनका a1/a2 निकालेंगे तो 1 आएगा, यहाँ से b1/b2 निकालेंगे तो अगर 4 ले रहे हो ना, 3/4, तो वो 3/4 आएगा। तो हमें तो फर्क पड़ता है कि a1/a2 इक्वल नहीं होना चाहिए b1/b2 के। समझ में आया? ठीक है बेटा। तो ये क्या है कि ये अपने रीजनिंग माइंड से आपको यूज करना है, और आपको उसकी हेल्प से इसके आंसर देने हैं। क्योंकि आपने जो सीखा है उसको आपको यूज करना भी तो आना चाहिए। कि आपको पता है इंटरसेक्टेड लाइन कब बनती है, जब a1/a2 नहीं इक्वल होते हैं b1/b2 के। तो आपका a1/a2 क्या डिसाइड करेगा, उसको आपको b1/b2 जैसा नहीं होने देना है। अब ये दो चीजें तो आपको फर्स्ट इक्वेशन में क्वेश्चन में ही दे रखी है ना, तो आपको ये इक्वल कब नहीं होंगे, तो आप जो यहाँ लिख रहे हैं और उसके साथ जो इसका रेशियो बनेगा, उसको इसके रेशियो जैसा मत बनने देना। तो अगर यहाँ 2 लिख रहे हैं तो 1 आएगा, तो यहाँ पर 1 कब आएगा, 3 लिखने से। तो यहाँ बस 3 मत लिखिएगा, ये वाले पॉइंट पर कुछ भी लिख दो, सब आपको कैसी लाइन देंगे, इंटरसेक्टेड लाइंस देंगे। ठीक है, इस इक्वेशन के साथ। चलिए, अब पैरेलल लाइन की कंडीशन क्या है भाई, पहले दो इक्वल होने चाहिए। तो पहले दो इक्वल होने चाहिए, तो जैसे यहाँ पर 2 ले रहे हो तो यहाँ भी ऐसी वैल्यू लेना जिससे रेशियो क्या आए, 1 ही आए। ठीक है, अब देखते हैं कि इन्होंने क्या लिया है, उसको फिर मैं इसके बेस पर ही एक्सप्लेन करूंगा। तो जैसे इन्होंने क्या किया कि यहाँ 4 ले लिया, तो 2x का डबल, क्योंकि हमारी इक्वेशन थी 2x+3y, 2x+3y। ऊपर दिख नहीं रहा इसलिए मैं यहाँ पर फिर से लिख देता हूँ, ठीक है। माइनस के 8 था, ठीक है बेटा, इज इक्वल टू 0। अब आप एनसीईआरटी की बुक सामने रखेंगे तो वो आपको दिख जाएगा। तो इसने क्या किया, ये इसका डबल ले दिया, और ये 3 का डबल फिर इसे क्या लेना पड़ेगा, 6, क्योंकि इसमें कंडीशन ये है कि पहले दो इक्वल आने चाहिए, थर्ड वाला इक्वल नहीं करना है। तो यहाँ पर क्या है, 8। तो ये डबल ना करके चाहे आप इसको 1 टाइम कर दो, मतलब इसका 8 ही लिख दो, बस यहाँ 16 नहीं लिख सकते। समझ पा रहे हो बेटा मैं क्या कह रहा हूँ, कि इसका डबल कर सकते हो, इसका डबल करना मतलब अगर इसका डबल कर रहे हो तो फिर इसका भी डबल ही लेना पड़ेगा। लेकिन ये थर्ड पार्ट को फिर इक्वल नहीं कर सकते, क्योंकि a1/a2 आ जाए, b1/b2 के इक्वल आना चाहिए, और c1/c2 के इक्वल नहीं आना चाहिए। तो आप देखिए जब इनका डिवाइड करोगे तो नीचे यहाँ पर 2/4 का मतलब कितना आएगा, 1/2। 3/6 का कितना आएगा, 1/2। लेकिन -8 कर दोगे तो कितना आएगा, 1। तो 1/2, 1/2 एंड 1, तो तीनों दो इक्वल हो गए, थर्ड वाला क्या हो गया, डज नॉट इक्वल टू। तो यही हमारा किसका है, पैरेलल लाइंस की कंडीशन है। तो कैसे, अगर आपको एक इक्वेशन पता है और उसकी अगर हमें पैरेलल लाइंस या इंटरसेक्टेड लाइन या कोलिनियर लाइंस हमें लिखना पड़े तो कैसे लिखा जाता है, समझ में आया आपको? कि आपको यही चीजें जो आपने ऊपर सीखी हैं उनको ध्यान रखना होता है बस। ठीक है, अब कोइंसिडेंट लाइन कैसे लिखना है कि तीनों ही इक्वल आए। तीनों इक्वल कैसे आएंगे, कि जैसे 2x था तो यहाँ 6x कर दो, मतलब 3 टाइम कर दिया। 3x था तो उसका 3 टाइम 9 होगा। -8 था तो यहाँ पर कितना करना पड़ेगा, फिर 24। ठीक है बेटा, सीधा 3 टाइम कर दिया। फर्स्ट इक्वेशन में किसी एक कांस्टेंट से सीधा मल्टीप्लाई कर दो। जब कोइंसिडेंट की बात करते हैं ना तो क्या कह रहे हैं, जैसे ये इक्वेशन थी 2x+3y -8, ये आपकी इक्वेशन है। अब आपको अगर कोइंसिडेंट लाइन लिखनी है तो इसकी एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है बेटा, वो देखो। आप इस इक्वेशन में किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई कर दो। तो जैसे इसने
3 से किया है, तो आपका नए रिजल्ट क्या हो जाएंगे, 6x 39, और भाई जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे ये 6 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा। तुम चाहो 2 से कर दो, तुम चाहो 4 से कर दो, ये आपकी मर्जी है। तो किसी एक कांस्टेंट से क्या कर दो आप बेटा, मल्टीप्लाई। तो आपको जो आपको गिवन इक्वेशन है उसकी कोइंसिडेंट लाइन मिल जाएगी। ठीक है बेटा, ये इसकी ट्रिक होती है, क्योंकि उसमें a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2 के आते हैं, इक्वल आते हैं। तो ये वाली कंडीशन को सेटिस्फाइड कराने के लिए ये काम करते हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस एंड डिटरमाइन कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स ऑफ ट्राइंगल। तो इन दोनों इक्वेशनों से जो ट्राइंगल बनेगा, किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ, उसके तुम्हें वर्टेक्स बताने। तो ये तो बहुत आसान है। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट इक्वेशन के लिए एक टेबल बनाना है। तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस वाई प्लस वन इज इक्वल टू जीरो है, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा y माइनस वन। ठीक है, अब यहाँ पर y की वैल्यू पुट करो, जीरो पुट करोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, x की वैल्यू माइनस वन। ये यहाँ पर गलत लिखा है, माइनस वन आएगा। ठीक है, क्योंकि अच्छा y की वैल्यू इन्होंने वन पुट कर दी यहाँ पे। ठीक है, तो जब आप y की वैल्यू प्लस वन लेंगे तो ये जीरो हो जाएगा x की वैल्यू। ठीक है, फिर यहाँ पर टू पुट करेंगे तो ये वन बचेगा, फिर यहाँ पर थ्री पुट करेंगे तो आपका आंसर बेटा x की वैल्यू टू आ जाएगी। तो इनकी हेल्प से आपको एक ग्राफ बनाना है। ठीक है, एक लाइन बनेगी। फिर ऐसी दूसरी इक्वेशन है आपकी, 3x प्लस टू वाई माइनस के 12 इज इक्वल टू जीरो, उसके लिए ऐसी टेबल बनाइएगा। तो टेबल बनाने के लिए क्या करना है कि पहले आप इसको 2y को इधर ले जाओगे तो नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो 12 पॉजिटिव 2y नेगेटिव, और ये यहाँ पर बचा 3x में, इसको 3 से क्या कर देना फिर डिवाइड। तो यहाँ से x के फॉर्म में ये इक्वेशन आ जाएगी। जैसे ही आपको ये इक्वेशन मिलता है, देन अब आपको क्या करना है, यहाँ पर y की वैल्यू पुट करनी है। तो y को जैसे आप जीरो पुट करेंगे तो 12/3 रह जाएगा। तो 12/3 कितना आ जाएगा, तो x की वैल्यू फर्स्ट जब जीरो पुट करोगे y की जगह यहाँ पर, तो 4 आ जाएगा। फिर आप क्या करें बेटा, यहाँ पर 3 पुट कर दो, तो 3 2 जा 6। अब ऐसा पुट किया करो जिससे एग्जैक्ट इंटीजर मिल जाए, जिससे ग्राफ बनाना इजी हो जाए। ये थोड़ा सा आप माइंड लगा सकते हो, वैसे तो कुछ भी पुट कर सकते हो, लेकिन आप थोड़ा सा ये चीज यूज किया करो। तो आप यहाँ पर 3 पुट करेंगे, 3 2 जा कितना हो जाएगा 6। अब उस 6 को क्या करना है, 12 से सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट करोगे तो 6 बचेगा ना, और उसको फिर किससे करना है, 3 से डिवाइड। यहाँ पर कितना आ जाएगा 2। ऐसे यहाँ पर आप 6 पुट कर दो तो ये सीधा सीधा 12 हो जाएगा, 12 से 12 सब्ट्रैक्ट करोगे जीरो हो जाएगा। तो एक्स की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, जी अपॉन थ्री, मतलब 0/3 एक्स की वैल्यू ही तो फाइंड कर रहे थे हम, कितना आ जाएगा जीरो। अब इन दोनों टेबल की हेल्प से आपको क्या करना है, ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ कैसे बनाएगा वो आपको मैं बाकी क्वेश्चंस में बता चुका हूँ, कि जब -1 था तो कितना आया, जीरो आया, तो एक पॉइंट ये हो गया। टू पे हमारा कितना आया, थ्री आया। तो आप इसको ग्राफ बनाइएगा पहले, 0 6 4 0। अब इससे क्या बना, आप ध्यान से देखिए, ये ट्राइंगल नहीं बन रहा है, तो इस ट्राइंगल के आपको क्या बनाना है, एक्स एक्सिस पर ये जो ट्राइंगल बन रहा है इसके वर्टेक्स बताने। तो इसके वर्टेक्स क्या हो जाएंगे, तो यहाँ पर ये कहाँ पर टच कर रहा है, देखो -1, 0, तो फर्स्ट वर्टेक्स होगा -1, 0। ठीक है, इधर ये वाला यहाँ पर टच कर रहा है, तो ये वर्टेक्स हो जाएगा 4, 0। एंड थर्ड, ये एक दूसरे को कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, 2, 3 पर। तो ये इस ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स हो गए। ठीक है, यही फाइंड करना था, ये नया क्वेश्चन था। तो कैसे किया समझ में आया, पहले इनके ग्राफ बनाने, और ग्राफ से जो ट्रायंगल बना है उसके फिर हमें वर्टेक्स बताने। इस प्रकार हमारी बेटा ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए आप, नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ आपसे। तब तक आप इनको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, और इन्हीं के बिहाफ पर इनके जैसे बाकी क्वेश्चंस को भी आप R D शर्मा या RS अग्रवाल से प्रैक्टिस कीजिए। उससे आपकी तैयारी और इम्प्रूव होगी। बट एटलीस्ट इतना जरूर अच्छे से करके जाइएगा, जिससे आपके कंप्लीट मार्क्स, या आपको कॉन्सेप्ट पे अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उसको, उससे आपको अच्छे से लिखना और रिप्रेजेंट करने में दिक्कत नहीं आए। ठीक है, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।